दोस्तों, इस ईरान यूएस इजराइल के जंग के दौरान जो मोस्ट डिबेटिंग क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस अंडर डिबेट हैं, वो पहला क्वेश्चन ये है कि जब डायलॉग कंप्लीट होने को था, जब दोनों पार्टीज तकरीबन रजामंद थी, ये ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बताते हैं कि वी आर अबाउट टू रीच और वी आर अबाउट टू कंक्लूड द डायलॉग। ये 27 फरवरी को जब उन्होंने ये ट्वीट किया तो इसका मतलब था कि ईरान और यूएस के बीच में डायलॉग जिनेवा में बिल्कुल साइन होने के करीब था। तो अचानक हमला क्यों हुआ? दूसरा क्वेश्चन ये था कि जब हमला हो गया तो ईरान ने फौरन विद इन अ डे जो है वो अरब कंट्रीज जितने भी, हालांकि उनके सराउंडिंग में वो तो यूएसए के बेसिस थे, वहाँ पे अड्डे थे, लेकिन फिर भी ईरान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर शायद उनके पास था, फिर भी उनको टारगेट क्यों किया गया? क्या ये एक वायस मूव थी ईरान की तरफ से? तीसरा जो क्वेश्चन है वो डिबेटिंग ये है कि रिजीम चेंज जो कि एक मकसद जाहिर लग रहा था यूएसए और इजराइल की तरफ से ईरान में, वो अब क्या आसान है या कितना और जो है वो आसान होगा यूएसए के लिए ईरान के अंदर जो रिजीम चेंज वाला मकसद है वो हासिल करने में? और क्वेश्चन जो था वो ये है कि जो विद इन अ डे आयतुल्लाह अली खामनेई की जो असैसिनेशन हो जाती है, वो तो ज़ाहिरी तौर पे अंदर जो वीक इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो कमज़ोर होने की निशानी है, लेकिन उसके बाद जो असैसिनेशन के बाद जो पब्लिक प्रोटेस्ट हैं और इसने और जो है वो ईरानी इवन गवर्नमेंट को भी ये पूरी वार जो है वो प्रोलॉन्ग करने पे मजबूर कर दिया है, या इवन जो उनके सेंटिमेंट है थ्रू आउट पब्लिक वो उभर चुका है। तो ये उसके बाद ये जंग जो है वो और कितने दिन प्रोलॉन्ग हो? फिर ये भी पॉइंट डिस्कस होता है कि पाकिस्तान और इंडिया, ईरान और चाइना और रशिया का जो स्टैंस है इस सारे मसले में, वो क्या प्रैक्टिकल है, वो क्या या आइडियल है या सही है या गलत, या इस तरह का जो पब्लिक से जो है वो ओपिनियनाइज है या पब्लिक से उनका अलाइंड है? ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पे हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला जो हम बात कर रहे थे कि देखें, जब डायलॉग इवन कंप्लीट होने को था तो इसका मतलब है जंग का एरप्ट होना, जंग का शुरू होना और इजराइल और यूएसए की तरफ से अटैक होना। ये साफ जाहिर करता है कि असल में इजराइल और यूएसए ने इस डायलॉग को एक सिर्फ धोखे के तौर पर रखा था। वो जो इन्फॉर्मेशन थी उस सीआईए और मुसाद की तरफ से अंदर तक जो इन्फॉर्मेशन थी उसको सिर्फ बार बार जो है वो कंफर्म करके अपने टारगेट को बार बार ऑप्टिमाइज करने के अलावा कुछ नहीं था। जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ये जब CNN की रिपोर्ट में भी ये बताया गया है कि जो सीआईए है वो आयतुल्लाह अली खामनेई को कई दिनों से फॉलो कर रही थी, वो टारगेट के तौर पर उनको कई महीनों से उनकी रैकी करके उनको बार बार जो है वो उस इंफॉर्मेशन, उस मोमेंट और सारी रिपीटेडली उसके जो हेडक्वार्टर है, जो उसकी ऑफिस है, वहाँ तक उसको एक्सेस थी। तो सारी इंफॉर्मेशन को बार बार ऑप्टिमाइज करने के लिए ये डायलॉग को प्रोलॉन्ग कर किया गया। क्या ये बात ईरान को नहीं पता थी? जबकि ईरान तीनों जो उनके शराइत थे कि आप न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो फैसिलिटीज़ हैं उनको ज़ीरो तक ले जाएंगे और कभी भी नहीं उनको दोबारा इनरिचमेंट के कैपेबल बनाएंगे। प्रॉक्सीज़ जो हैं ईरान की इस खित्ते में, लबनान में, यमन में, वो सारे जो है और फ़लस्तीन में, उनको आप जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे। और मिसाइल टेक्नोलॉजी पे भी ईरान को कभी काम नहीं करना होगा इन अंदर फ्यूचर में। ये तीनों बड़े जो है वो जो एक शराइत थे जो ईरान मान चुका था। क्या ईरान को ये नहीं पता था कि ये डायलॉग एक धोखा है? तो जवाब इसका यह है कि ईरान के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, और शायद ईरान मान भी इसलिए रहा था कि शायद ईरान और जो है वो टाइम ले और अपने आप को शायद और इस इकोनॉमिक जो सैंक्शंस कुछ हटाने में, शायद ईरान को हटाने से जो ईरान की जो इकोनॉमी थी जो बिल्कुल क्रिपल्ड हो चुकी थी, जो ईरान की इकोनॉमी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी, शायद ईरान का मकसद भी यही था कि मुझे कुछ न कुछ सैंक्शन हटाने से एक दोबारा रिहेबिलिटेट होने का मौका
मिल जाएगा। ये शायद ईरान की तरफ से एक अक्लमंदी का मुजाहरा था, लेकिन उसको वो भी स्पेस न देना और डायरेक्ट अटैक करने का मकसद यही था कि असल मकसद ही जो है वो ईरान को डिस्टेबलाइज करना था। और डायलॉग सिर्फ एक धोखा था, जो नॉर्मली होता है कि जो फॉरेन डिप्लोमेसी में डायलॉग इज़ कॉल्ड द फॉल्स होप। उसके बाद जब दूसरी जो क्वेश्चन पे हम बात कर रहे थे कि क्या ईरान की अक्लमंदी थी कि अचानक ही जो है वो आप अरब कंट्रीज़ और बाकी जो ममालिक हैं उन पे हमला कर देना। शुरू में तो ये लगा कि ईरान की तरफ से ये वाज़ेह भी था कि ये जो अटैक है वो जो बेसिस हैं यूएसए के, क्योंकि इस सारे ख़त्ते में जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनमें यूएसए के बेसिस हैं। तो वो कह रहा था कि किसी भी पब्लिक उस प्लेस को टारगेट किए बगैर वो ईरान उस बेसिस को सपोर्ट मतलब वो टारगेट कर रहा था। लेकिन बाद में कुछ जैसे पाम जुमेरा यूएई में, दुबई में देखा गया, तो उसमें कुछ प्लेसेस को टारगेट किया गया जो कि लगता है कि वो इंटरसेप्टेड जो एक डेब्री थी, जो ड्रोन मिसाइल की थी, वो आके गिरी तो वो आग लगी। ये वहाँ के लोगों का कहना है। लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर जैसे कतर में है, बहरीन में है, कुछ जगहों पर पब्लिक प्लेसेस को भी टारगेट किया गया। तो ये क्या एक वाइस मूव है ईरान की तरफ से? क्योंकि थोड़ा बहुत अगर मज़हब की बुनियाद पर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर, या जो है एक पड़ोसी के तौर पर ईरान के लिए इन अरब कंट्रीज़ को थोड़ा बहुत सॉफ्ट कार्नर था, या आगे चल के एक डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे भी शायद ईरान को सिंपैथेटिकली सपोर्ट करते हैं, जो कि ईरान ने अभी बिल्कुल भी लूज़ कर दिया है। तो क्या ईरान की अक्लमंदी कहलाएगी या एक जिस तरह को बेवकूफ़ वाना हरकत है? लेकिन अगर देखा जाए तो ईरान को भी ये मालूम ज़रूर होगा, लेकिन क्योंकि ईरान के पास कुछ ऑप्शन नहीं था, वार स्ट्रेटजी में ईरान की यही स्ट्रेटजी शायद हो कि इस जंग को किसी न किसी तरह से प्रोलॉन्ग और फैलाया जाए। जिस तरह से इस जंग को फैलाने से जो है शायद इस जंग को ज़्यादातर जो है वो ओवर द बॉर्डर्स फैलाया जाए, ये शायद ईरान की जो है वो प्लानिंग हो, या ईरान के प्लानिंग का हिस्सा हो, वार स्ट्रेटजी का हिस्सा हो। और दूसरा, क्योंकि ईरान को खुद को पता है कि उनके पास इतना वार जो है वो पावर नहीं है, वार टेक्नोलॉजी नहीं है, मिसाइल स्टॉक पर, वेपन स्टॉक पर ईरान खेल रहा है। तो उसकी ये भी स्ट्रेटजी अभी भी यही है कि इस वार को जिस तरह से जितना हो सके प्रोलॉन्ग किया जाए। अब दूसरा जो रिजीम चेंज वाली बात है कि रिजीम चेंज के हवाले से अगर देखा जाए तो ईरान इज़ नॉट द वेनेज़ुएला। ईरान इज़ नॉट काइंड ऑफ जो, और जो यूएसए के लिए सिंपली एक बंदे के उड़ जाने से या बंदे के अससनेस होने से पूरा रिजीम चेंज हो जाएगा। ईरान एक मल्टी लेयर्ड एक पॉलिटिकल और रिलीजियस सेटअप है, जिसके रूट्स जो हैं वो बहुत गहरे हैं, पब्लिक रूट्स हैं। क्या ये कैलकुलेशन इजराइल और यूएसए को नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि उनकी इंफॉर्मेशन तो तेहरान और हर शहर तक है। वो जो क्यूआर कोड स्कैनिंग के थ्रू हर बंदे तक वो अभी पहुंच चुके हैं। तो कि ये कैलकुलेशन नहीं है ईरान और यूएसए को? सवाल ये है। ऑफ कोर्स तो बिल्कुल होगी। और इस तरह से जो उनका शायद अभी प्लान भी यही लग रहा है कि जिस तरह से इसको डायरेक्ट जो है वो विद इन अ डे, आयतुल्लाह अली खामने की असैसिनेशन ये बताती है कि ईरान के अंदर जो इंटेलिजेंसिया है वो बिल्कुल नल एंड वाइड है, ख़त्म है। उनके अपने अंदर के लोग, हाई ऑफिशियल्स के लोगों तक वो सीआई और मोसाद से मिले हुए हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ कोर्स पैसे और बाकी पावर्स की लालचों में। तो अंदर इंटेलिजेंसिया तो उनकी ख़त्म है, लेकिन जो पब्लिक सेंटीमेंट है, जो पब्लिक सपोर्ट है, वो अभी भी किसी न किसी तरह से, जैसे फॉरेन असैसिनेशन के फ़ौरन बाद कल जिस तरह से लाखों लोग निकल आए तेहरान में और बाकी शहरों में, मशहद में, कुम में, ये सारे शहर आप देखेंगे लाखों लोग रोडों पर आए। तो अब बड़ी जो एक चैलेंजिंग सिचुएशन है इजराइल और यूएसए के, वो यही है कि ये पब्लिक सपोर्ट को किस तरह से जो है वो डिमिनिश किया जाए, या पब्लिक सपोर्ट को क्या किस तरह से जो है वो ऐसा ऐसा कम किया जाए। तो शायद ये इस पब्लिक सपोर्ट की वजह से उनके लिए डायरेक्ट कोई बंदा जैसे अहमद रज़ा जो शहनशाह
का जो खालिद शहनशाह का जो बेटा है, वो आके उनको अमर रज़ा पहलवी बिठाना डायरेक्ट उनके लिए कभी भी इतना आसान नहीं होगा। तो इसलिए ये कोशिश भी उनकी यही होगी कि ईरान के साथ जो ये जो जंग की सूरत हाल है ये थोड़ा प्रोलॉन्ग हो, और ईरान के पास जितनी भी छोटी मोटी जो एक मज़ाहमती ताकत है वो ख़त्म की जाए। ईरान को बिल्कुल नल एंड वाइड किया जाए। जो मिज़ाइल्स हैं, अंडरग्राउंड मिज़ाइल्स हैं, जो भी है वो ख़त्म होने के बाद जब जो भी वहाँ जो सुप्रीम काउंसिल है या जो आपके जो है रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, या उनके साथ ऑफ कोर्स IRGC के जो ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं उनके साथ बात करने के थ्रू एक टेम्पररी एक जो अबूरी जो है वो जो भी सेटअप आएगा उसमें मेजॉरिटी जो है वो ऑफिशियल्स की वो इजराइल और USA प्रोन्ड हो। सेटअप ज़ाहरी तौर पर ये होगा कि ये मजहबी सेटअप ही हो, लेकिन पीछे जो है वो सपोर्ट जो है वो फिर भी आपकी जो है वो उनको मतलब हिडन जो उनका सपोर्ट है वो इजराइल और USA के यही है। अगर ये डायरेक्ट रिजीम जो है वो US और इजराइल प्रोन नहीं आएगी तो ये एक प्लान होगा। और बाकी जो ईरान को जंगी और मिसाइल टेक्नोलॉजी या हर हवाले से बिल्कुल भी ज़ीरो करना है। क्या इससे जो है वो ईरान दोबारा जो है वो पॉलिटिकली स्टेबल हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ईरान की जो अब सूरत हाल है वो ये है कि ईरान एक लंबी सिविल वार या ईरान एक लंबे जो है वो कन्फ्लिक्ट में जाने का जो अंदेशा है, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अंदर ग्रुप्स बनेंगे, जो है वो यही CIA और मुसाद जब वहाँ प्रैक्टिकली पावर कॉरिडोर्स में होंगे तो दोनों साइड जब इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी तो ग्रुपिंग, पोलराइजेशन, और यही मकसद है। इजराइल और USA का मकसद ही सिर्फ जो है वो रूट लेवल पे पोलराइजेशन इंड्यूस करना है। ईरान के सेटअप में रूट लेवल तक जो है वो एक सिविल वार टाइप प्रॉक्सी ग्रुप्स जो है आगे उभारने हैं, जिसकी वजह से ये पूरा पर्शियन और गल्फ रीजन जो है एक लंबी सिविल वार्स जो है कि जद में चला जाएगा। और यही इससे फिर क्या होगा, असल जो मेन टारगेट है वो है हॉर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की चाबी जो है अपने पास रखना। वो इजराइल और USA मेनली ये जो फ्यूल सप्लाई है, ये जो पूरी सप्लाई है इस रीजन की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जिसमें 70% जो है वो चाइना की सप्लाई है, ये चाबी अपने पास रखना ही मकसद है। और ये मकसद आगे चल के इजराइल और USA हासिल कर लेंगे। असल मकसद रजीम चेंज नहीं है। असल मकसद यहाँ का जो सप्लाई कंट्रोल है वो जब रखना न होगा, और यहाँ ईरान में अंदर एक छोटा मोटा कमज़ोर सेटअप आ जाएगा। जिस तरह से आपको कज़ाफ़ी को टॉपल डाउन करने से क्या लिबिया में अमन हो गया? क्या लिबिया जो है वो अपने दोबारा उस पोजीशन पे आ गया? नहीं। तो USA का थ्रोट सेटअप ही यही रहा है कि इराक को डिस्टेबलाइज़ किया, सदाम को अससनेट मतलब सदाम को जो है वो मारने के बाद कज़ाफ़ी, लिबिया और इस तरह के जितने भी US के ख़िलाफ़ जो भी मुल्क खड़े होते हैं उनका हशर जो है वो यही होता है। तो ईरान के लिए भी इनका यही प्लान है कि ईरान को ये कमज़ोर करके एक छोटा सा कमज़ोर सेटअप बिठा के एक नए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के भूचाल में दे के ये जो चाबी है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ये अपने पास रखना ही मकसद है। और ईरान की जितनी भी वार जो आपकी वो है मज़ाहमती उसकी क़ुव्वत है वो बिल्कुल भी ख़त्म कर देना है। अब आते हैं कि ये जंग कितना लंबा चलेगी। इसका सारे का सारा जो डिपेंड करता है वो जितनी भी मिज़ाइल स्टॉक है ईरान के पास, या तो वो पूरा अच्छा ईरान की भी अभी यही कोशिश है कि ये जंग जितनी प्रोलॉन्ग हो सके इससे इजराइल और USA एक साइड पर तो पीछे जो पब्लिक सपोर्ट है या वो खो देंगे। और स्पेशली ये तो आइडियल है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन होने नवंबर में USA में, तो उस तक अगर ये प्रोलॉन्ग होगी, जो कि लग नहीं रहा विद इन अ वीक्स जो है चली जाएगी, क्योंकि ईरान के पास इतना अभी मिज़ाइल स्टॉक शायद हो भी, लेकिन न होगा तो वो फिर इकनॉमिकली की भी इस वार को शायद अफोर्ड न कर पाए।
तो किसी न किसी तरह से वो अभी या तो पूरा कोलैप्स सिस्टम हो, जो यहाँ पे IRGC है ईरान का, जो ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, या मिलिट्री को जो है वो टेक ओवर किया जाए, या तो फिर ये होगा कि उनको किसी डायलॉग टेबल पे लाने के लिए जो है वो इतना उनको कमज़ोर कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ हफ्तों की बात है, क्योंकि ईरान इकोनॉमिकली या टेक्नोलॉजिकली ये जंग ज़्यादातर सपोर्ट मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, आइडियल अगर कर गया तो ये जितनी ये जंग प्रोलॉन्ग होगी, या जितना छोटा मोटा भी अगर डैमेज ये कर सकता है इसराइल और USA के बेसिस को, उससे क्या होगा कि ट्रंप और नेतन्याहू की जो सपोर्ट है, पब्लिक सपोर्ट, उसमें वो जो है वो कमी आएगी, और उनके अगेंस्ट जो है एक सेंटिमेंट जुड़ेगा, जो कि ईरान का मकसद है। लेकिन ये अब जिस तरह से लग रहा है कि विद इन 2 और 3 वीक्स से ज़्यादा ये जंग आगे नहीं चलने वाली। अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की अगर बात करें, तो पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री है, और पाकिस्तान की पोजीशन क्या इसमें वाकई में ये होने चाहिए थी, या ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए था, या खुल के जो है वो USA के साथ जो है वो खड़ा होना चाहिए था, या पाकिस्तान जिस तरह से इन बिटवीन खड़ा है, क्या ये पाकिस्तान की पोजीशन एक मतलब एक डिप्लोमेटिकली सही है? अगर डिप्लोमेटिक विजडम या डिप्लोमेटिक उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तो पाकिस्तान इज़ डूइंग रियली आइडियल एंड एक वाइस डिप्लोमेटिक पोजीशन है उसकी। रीज़न ये है कि पाकिस्तान के बिल्कुल जो है वो नेक्स्ट एक अपने इंटरनल जो उनके कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान का इंटरनल एक बड़ी इंस्टेबल जो है वो एक पॉइंट है। KP के साइड पर जो अंदर मसला चल रहा है, और उसके बाद अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान एक ऑलरेडी जंग में जा चुका है। तो पाकिस्तान जब ऑलरेडी एक्सटर्नली ईस्टर्न साइड पे इंडिया के साथ कुछ महीने पहले पाकिस्तान ने जो है वो जो मामलात हुए हैं उनके जो, तो उसमें ये लगता है कि पाकिस्तान के लिए कोई भी किसी तरह से भी US को अपोज करना किस हवाले से भी अफोर्डेबल नहीं है, और इसराइल को अफोर्डेबल करना किसी हवाले से भी आइडियल नहीं है या फ़ायदेमंद नहीं हो सकता कि वो खुल के इस सारे इसराइल और USA के मूव को UN के फ्रंट्स पे जाके अपोज करें। ये पाकिस्तान के बिल्कुल भी समझ लें वो उस वाली बात है कि ये पाकिस्तान की जर्नली पोजीशन ही नहीं है कि वो पाकिस्तान सपोर्ट कर सके, या पाकिस्तान के लिए पास इतनी ताकत नहीं है कि वो उस सारे जो इस खित्ते का जो वो है जिस तरह से कहते हैं कि पूरा बड़ा है, वो सरदार है जिसको कहते हैं कि वो उसको पाकिस्तान अपोज कर सके। हाँ, पाकिस्तान के पास जो आइडियल पोजीशन ये है कि उन्होंने एक तरफ अरब कंट्रीज़ के साथ उन्होंने जो अटैक हुए हैं उनके हमदर्दी का मुजाहिर किया, दूसरी साइड पे ईरान के जो आयतुल्लाह अली खामने के असैसिनेशन है उनके साथ उन्होंने हमदर्दाना जो है वो मैसेज भेजा है। हालांकि खुल के कंडेम नहीं किया उसको, लेकिन फिर भी हमदर्दाना तौर पर डिप्लोमेटिकली तौर पे उनको सिम्पथाइज़ किया है, जिस पर भी ईरान के ऑफिशियल्स ने UN में पाकिस्तान को थैंक किया है। तो इससे ये लगता है कि पाकिस्तान इज़ प्लेइंग वेरी बैलेंस्ड, जो कि एक डिप्लोमेटिकली एक बिल्कुल भी अक्लमंदाना पोजीशन है, क्योंकि इससे ज़्यादा ना पाकिस्तान खुल के अरब कंट्रीज़ के साथ खड़ा हो सकता है, न पाकिस्तान खुल के ईरान के साथ खड़ा हो सकता है, न पाकिस्तान खुल के इसराइल और USA को इस रीजन में अपोज कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस में इसराइल के साथ भी एक जगह पर बैठा हुआ है। पाकिस्तान इसराइल का अगर डायरेक्टली पब्लिकली वो अनाउंस नहीं कर रहे कि अलाय है, लेकिन पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस में इसराइल के साथ भी बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि वो इसराइल के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप, जो कि कॉन्फिडेंशियली आप वो सामने तो नहीं आ रहा, लेकिन उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप बना के बैठा हुआ है। रीज़न ये है कि अगर नहीं ये नहीं तो और क्या, क्या मतलब है कि अगर फौरन, क्योंकि ये भी एक तासुर है कि जिस दिन ईरान फाल होगा दूसरा टारगेट पाकिस्तान के लिए कहा जा रहा है, जो कि अब वक्त बताएगा। रीज़न उसके तनाजुर में जो रिसेंटली DG ISPR का अल जज़ीरा को इंटरव्यू है, उन्होंने साफ ही ने ये सवाल किया, अल जज़ीरा के साफ ही ने ये उनसे सवाल किया कि ये सुना है कि ईरान के बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो पाकिस्तान होगा। तो इस सूरत हाल में क्या, जब उनको पता भी है कि हम ऑन द टारगेट्स हैं, ऑन द प्लान का हिस्सा हैं आइंदा, तो उसमें पाकिस्तान के लिए अभी जो है वो एडवांस में ईरान के साथ खड़ा होना, वो ईरान जिसके पास ऑलरेडी जो इंटरनली वो कोलैप्स हो चुका है, इंटरनली पाकिस्तान
इंटरनली जो ईरान जो है वो टेक्नोलॉजिकली या मतलब उसकी वार टेक्नोलॉजी या इवन इकोनॉमिकली वो एक उसमें तो पाकिस्तान के लिए ये एक अक्लमंदाना मूव नहीं होगी। और वैसे अगर देखा जाए जो प्रैक्टिकली अप्रोच है उसमें रियासतें कभी भी ना अकायद पे चलती हैं, नई जो है वो जज्बात पे चलती हैं। प्रैक्टिकली रियासतों के अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। जो नेशन स्टेट मॉडल है, जो करंट नेशन स्टेट मॉडल है, उसमें जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं सब कुछ वही होता है और वो डिफाइंड होते हैं। चाहे आपके अकीदे वाले लोग आपके बॉर्डर के उस तरफ चले जाएं और आप दोनों के नेशनल इंटरेस्ट जो है वो कंट्राडिक्टरी हैं, तो आप ऑफ कोर्स उस अकीदे को वायलेट करते हैं, उस अकीदे की आपके लिए कोई अहमियत नहीं रहती, उस मज़हब की आपके जो है वो उसमें कोई अहमियत नहीं रहती। क्योंकि ये हमें सिखाया गया है थ्रू आउट, जो कि झूठ सिखाया गया है कि रियासतें जो है वो अकीदों पे बनती हैं, जो इस सब कॉन्टिनेंट में हुआ थ्रू आउट। हालांकि ये सब कुछ जो है वो एक धोखा और झूठ था कि रियासतें अकीदों पे बनती हैं। अगर रियासतें अकीदों पे बनती तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जंग क्यों है? अगर रियासतें अकीदों पे ही बननी थी तो फिर यूएई और सऊदी में इतना बड़ा कन्फ्लिक्ट क्यों है? अगर रियासतें जो है वो अकीदों पे बनती थी तो इतनी रियासतें यूरोप में, इतनी नेशन स्टेट्स क्यों हैं? सारी क्रिश्चियनिटी की हैं, वो एक हो जाए। तो और जनरली जो नेशन स्टेट करंट मॉडल है उसमें अकीदों, मज़हब और जज्बात की कोई हैसियत नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ हाँ सेंटिमेंटली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो ग्लोबल मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, उस पर कुछ रियासतों के असूल होते हैं जो कि वायलेट नहीं करने होते। जो इंटरनेशनल मॉरलिटी और एथिक्स के असूल होते हैं उस वो कंसिडर होते हैं। जो इंटरनेशनल लॉ ऑफ जो थ्रू कंडक्ट के असूल होते हैं वो बड़े अंडर जो है वो कंसिडरेशन होते हैं। लेकिन अकीदा और जज्बात किसी भी तरह से अंडर कंसिडरेशन नहीं होता। तो इस वजह से पाकिस्तान की जो भी पोजीशन है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के कोई ऑप्शन नहीं है, जिस दिन ईरान के साथ खैर खड़ा तो नहीं होना था, लेकिन अगर पाकिस्तान खड़ा हो जाता तो फिर आपका जो बलोच सेंटिमेंट है, आपका जो पश्तून सेंटिमेंट है, इंटरनल जो आपके जो भी अंदर सूरत हाल है, इमरान खान बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान में, पॉलिटिकली एक बड़ा वो है सेंटिमेंट है। इमरान खान ने जो है वो बबल आउट हो जाना था। आपकी पोजीशन ये है कि आपके चैनल्स हैक हो रहे हैं, कल GOARY पाकिस्तान के बड़े नेशनल चैनल्स हैक हो रहे हैं, तो आपकी टेक्नोलॉजी इतनी वल्नरेबिलिटी है, तो आप किस तरह से किसी के जो है वो अगेंस्ट इतने बड़े जाइंट्स जो हैं, सुपर पावर सो कॉल्ड इस रीजन के रीजनल पावर्स के अगेंस्ट खड़े होते हैं। तो पाकिस्तान इस न पोजीशन में था, न होगा, और नई पाकिस्तान ने जो भी मूव चली है इट्स अ वेरी बैलेंस्ड एंड डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं बैलेंस डिप्लोमेसी है। दूसरा, USA के खिलाफ जो है वो एक था कि ईरान क्योंकि अलाय था चाइना और रशिया का, तो चाइना और रशिया का इस सारे रोल जो है वो क्या सही है, या जो होना चाहिए था, जो एक्सपेक्टेड रोल था, जो उम्मीद थी, वो क्या वाकई में चाइना और रशिया उम्मीद पे पूरे उतरे? अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी उम्मीद से शायद उन्होंने बढ़कर सपोर्ट किया है ईरान को। कैसे? जो लोग कह रहे थे कि चाइना ने ईरान पे हमला होते ही बिल्कुल दूसरे दिन जाके USA के बेसिस पे हमला करना था, तो ये तो बिल्कुल एक जज्बाती बयान है। ऐसा न होने जा रहा है, न होगा फ्यूचर में कभी भी। और नई जो है वो ये चाइना की पॉलिसी है। चाइना की पॉलिसी इकोनॉमिक ड्रिवन पॉलिसी है। चाइना हमेशा इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक सपोर्ट करता है अपने अलाइज को, कभी भी स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी ड्रिवन चाइना की पॉलिसी रही ही नहीं है। बाकी अगर ईरान के लिए चाइना ही वो पहला मुल्क है जो UN में उन्होंने डायरेक्ट कंडम किया है, इस सारी जो है वो कंडेम किया है इस सारी मूव को, मेरे ख्याल में ये डिप्लोमेटिक सबसे बड़ी सपोर्ट है ईरान के लिए। और फिर जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट, आज भी अगर ईरान के फेल्योर या गिरने या कोलैप्स का सबसे बड़ा जो मेजर रीज़न है वो ये है कि ईरान के पास एयरफोर्स नहीं है, एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, एयर टेक्नोलॉजी, एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर आज भी छोटी मोटी अगर जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, जो पोजीशनिंग और सैटेलाइट टारगेट जो है पोजीशन करने के लिए जो भी सपोर्ट कर रही है वो चाइना की है। और एयर डिफेंस, एयर डोम जो S-300 हो या S-400 हो, वो भी रशिया का दिया हुआ है ईरान को, जो अभी ईरान अभी भी उस पर रिलाई कर रहा है। तो रशिया इज़ प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, चाइना इज़ प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी, और मिज़ाइल स्टॉक भी चाइना ने, जो सुपरसोनिक मिज़ाइल हों या बैलिस्टिक मिज़ाइल्स हैं या कुछ जो
एयर जेट्स हैं, वो सारे के सारे जो है वो चाइना के दिए हुए हैं ईरान को। तो उसमें ये कहना कि मतलब चाइना बैक फुट पर है, नहीं। हाँ, अगर बात करें आइडियोलॉजिकली तो ईरान और चाइना आइडियोलॉजिकली दोनों अपोजिट नोड्स पर हैं। क्यों? कि ईरान जब रिलीजियस एक ड्रिवन आइडियोलॉजी ड्रिवन एक स्टेट है, तो उसी आइडियोलॉजी को इस रीजन में कुचलने में, मुसलमानों को अगर ज़्यादा मारने में और आइडियोलॉजी को कुचलने में अगर सबसे ज़्यादा आगे है तो वो चाइना है। क्योंकि इनका जो ज़ियांगचांग जो प्रोविंस है, काशगर वाला जो रीजन है, उसमें जितने भी मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसको ज़्यादातर जो बिल्कुल रुथलेस लेवल पे अगर कोई कुचलने में कोई इस रीजन में कोई मुल्क है तो वो चाइना है। तो वो आइडियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो चाइना किसी भी तरह से ईरान से अलाइन हो ही नहीं सकता। हाँ, डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटजिकली, इकोनॉमिकली और आपके इस रीजनल जो इंटरेस्ट के मद्देनज़र चाइना अभी भी ईरान के साथ खड़ा होगा, और रशिया भी सेम ही कर रहा है। हाँ, चाइना और रशिया कब इन्वेड करेंगे, मतलब ये सवाल बड़ा है। वो तब करेंगे खुदा न खासा अगर ये जंग इस नहज पे पहुंच जाती है कि इसमें मल्टा स्टेक्स ईरान पे हमला कर देते हैं, जिससे फ्रांस ने दावा किया है, यूरोप के कुछ कंट्रीज़ हैं वो कूद पड़ते हैं। पहला। दूसरा यह है कि न्यूक्लियर अटैक हो जाए दोनों साइड पे। अगर ईरान न्यूक्लियर वारफेयर से न्यूक्लियर साइट्स को, इजराइल के न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करता है और उसके रेस्पॉन्स में ईरान पे न्यूक्लियर अटैक हो जाते हैं खुदा न खास्ता, तो फिर चाइना और रशिया को इंटरवीन होना होगा। ये एक पॉइंट होगी जब ये जंग जो है शायद वर्ल्ड वार 3 की तरफ चली जाए, जो कि जिसके चांसेस बिल्कुल 10-15% भी नहीं कह सकते, मतलब वेरी लो चांसेस हैं। क्योंकि यूएस और इज़राइल को सिचुएशन पूरी एस्टिमेटेड है, कैलकुलेटेड है कि कब जो है वो किस B2B जो मिज़ाइल्स हैं उनको टारगेट कर रहा है यूएसए अभी, जो अंडरग्राउंड मिज़ाइल स्टॉक है ईरान का, वो ख़त्म करने के लिए। तो अगर ये B2B मिज़ाइल से जो अंडरग्राउंड स्टॉक है, जो कि अभी सिर्फ दावा है उनका, अगर ख़त्म हो जाता है, दूसरी साइड पे ये भी है कि वो बहुत खुफिया और बहुत सिक्योर उनके स्टॉक्स हैं, जो कि अभी तक यूएसए और इजराइल उनका पता नहीं लगा सके। ये तो एक दावा है, एक साइकोलॉजिकल क्लेम है। बाकी जिस तरह से इस ईरान और यूएसए के कन्फ्लिक्ट से लगता है कि जंगें जो हैं वो जज्बात से नहीं, टेक्नोलॉजी से लड़ी जाती हैं, और आज भी अकायद और मज़हब के बुनियाद पे रियासतों की तरजीहात नहीं सेट हो सकती। और दूसरा ये है कि ईरान जिस तरह से मज़लूम है इस सारी जंग में, तो यूएस और इस तरह के जो बड़े जो एक एग्रेसिव जो इनके मज़ालिम हैं इज़राइल के, वो इस थ्रू आउट रीजन को, इनका मकसद ही यही है कि इस रीजन में किसी न किसी तरह से जो ग्रेटर इज़राइल का, द प्रॉमिस्ड लैंड का, या इब्राहिम लिंकन वाला जो इनका प्लान है, इब्राहिम अकार्ड, वो वाला प्लान किसी तरह जो है वो लाखों लोगों के जानों पर भी उनका ये प्लान जो है वो आगे एग्जीक्यूट होता हुआ नज़र आता है। अगला टारगेट कौन है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से अगर दुनिया ने इस तरह के बड़े एक पागलपन को बैठ के कंट्रोल नहीं किया, तो आगे चाहे कि ये खिता जो है शायद एट द स्टेक ऑफ ग्रेटर इज़राइल इस पूरी जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सिविल वार के नज़र हो जाए। Thank you so much for the watching, and keep watching, and we'll be discussing throughout such topics.